Science Hub. Myself Purvi Dobaria, and today we are going to learn about the sexual reproduction in flowering plants. Before going on to the chapter, let's see what we are going to study in this particular presentation. We are going to study about the structure of the flowers, events that are taking place in the reproduction, and pre-fertilization, and structure of pollen grains. Now, sexual reproduction. Process of formation and fusion of haploid gametes to produce a diploid zygote. Here we are taking example of one male and the one female that forms to fuses a diploid zygote, and that zygote undergoes to the process of the reproduction and forms a new individual. Now flower, a fascinating organ of एंजियोस्पर्म. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन अराइज होता है कि हम एंजियोस्पर्म से क्यों ले रहे हैं, या तो फिर इनका इतना इम्पोर्टेंस है, या तो फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम्स पे फ्लावर्स का यूज़ कैसे हो रहा है. तो इन सब का रीजंस है. एस के किंगडम प्लांटेड के अंदर 5 डिविजन्स हैं जिनके अंदर एंजियोस्पर्म्स दैट आर द वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स एंड विच वी कैन यूज़ फॉर द रिप्रोडक्शन. और उसी के वजह से, इनके वेल डेवलप फीचर की वजह से हम ये एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही हम लोग पर्टिकुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस देख रहे हैं. अब फ्लावर हम लोग ले रहे तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है. देन मायरेट्स ऑफ फ्लावर्स वी आर एंजॉय गेजिंग एट द सेंट्स, परफ्यूम्स. उनके अलग अलग फीचर्स जो हम एंजॉय करते हैं, दैट आर द सेंट, परफ्यूम्स, देयर डिफरेंट कलर शेड्स, अबाउट देयर एडेप्टेशंस और द फॉर्मेशन ऑफ द सीड्स एंड द फ्रूट. और एक ह्यूमन बिहेवियर के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं, या तो फिर ह्यूमन फीलिंग्स को कैसे कन्वे करते हैं. तो सिंस लॉन्ग टाइम अगो वी आर यूजिंग फ्लावर्स फॉर द एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एडमायरेशन, एस्थेटिक. वी आर यूजिंग फ्लावर एज द ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और द कल्चरल वैल्यू. Then often we are using the flowers to convey our feelings of love, affection, happiness, grief or the mourning. Now a typical structure of flower. फ्लावर का एक स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे देखेंगे. Here it is divided into 2 parts. First essential or the fertile organs, और second non-essential or the sterile organs. हम लोग फर्स्ट देख रहे हैं एसेंशियल या तो फिर फर्टाइल ऑर्गन है जो हमारे फर्टिलाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व होंगे. तो उसमें जो पहला पार्ट है वो एंड्रोशियम या तो फिर स्टेमन, जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट है. एंड सेकेंड इज द गाइनोशियम और द कार्पेल एंड पिस्टल, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और नॉन एसेंशियल के अंदर है सेपल्स और ए पेटल्स. जो नॉन एसेंशियल या तो फिर स्टेराइल ऑर्गन्स हमें टर्म करते हैं कि जो हमारे फर्टिलाइजेशन यानी कि रिप्रोडक्शन के टाइम जो भी मतलब उनके पार्ट्स है वो इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो स्टेराइल या तो नॉन एसेंशियल में काउंट करेंगे. अब यहाँ पे एक हमें टर्म दिख रहा है पेरिएंथ यहाँ पे. अब पेरिएंथ क्या होता है कि जब भी हमारा सेपल और ये पेटल है जो पूरी तरह से डिफरेंशिएट नहीं होगा, तब उसे हम लोग कंबाइंड फॉर्म में पेरिएंथ कहेंगे. नाउ थैलेमस, वेयर ऑल दिस पार्ट्स आर अटैच. जो भी मतलब थैलेमस ये एक पार्ट है जहाँ पे हमारे एसेंशियल है और नॉन एसेंशियल ऑर्गन से वो सारे ही अटैच रहेंगे, उसे हम लोग थैलेमस कहेंगे. एंड स्टेमन, अब जो मेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो, अब स्टेमन है जिसके अंदर 3 चीज़ होगी, मेगास्पोरेंजियम, एंथर और कनेक्टिव टिश्यूज. जो मेगास्पोरेंजियम है जो हमें यहाँ पे जो राउंड पोर्स दिख रहे हैं वो है. देन एंथर जो ये बाइलो ऑर्गन है वो, और कनेक्टिव टिश्यू जो उन्हें बाइंड करके रखेगा वो. और जो गाइनोशियम है उसके अंदर 3 चीज़ आएगी, फिलामेंट, स्टाइल और स्टिग्मा. फिलामेंट जो हमारा ये पोर्शन है वो जो हमारे थैलेमस से लेके यहाँ तक ऊपर एंथर तक जो बाइंड कर रहा है वो. देन स्टाइल, अगेन ये वाला पोर्शन यहाँ पे जो एक टिप की तरफ जा रहा है, और स्टिग्मा द टिप पोर्शन. नाउ द इवेंट्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. जो भी इवेंट्स हो रहे हैं वो, द फर्स्ट इवेंट है वो प्री फर्टिलाइजेशन,
second fertilization और last है post fertilization. Don't get confused in the fertilization or the double fertilization. यहाँ पे हम flowers की बात कर रहे हैं, तो flowers में fertilization होता है वो took at 2 times, इसीलिए हम लोग उसे double fertilization कहेंगे. Now pre-fertilization and their structure and events. जो प्री फर्टिलाइजेशंस में क्या क्या हो रहा है हम उसके बारे में आप स्टडी करेंगे. तो प्री फर्टिलाइजेशन जो भी है उसके अंदर जो हमारा मतलब बेसिक चीज़ है, यानी कि जो गैमेट फॉर्मेशन है वो हम लोग देख रहे हैं. एंड हियर इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर है. उसके बाद एंथर में से कैसे हम लोग मेगास्पोरेंजियम और द माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो, और माइक्रोस्पोरेजिनेसिस कैसे होगा हम लोग वो देखेंगे. Then final will be the structure of the pollen grain and its development, because at last the pollen grains will release and the reproduction will take place. And thus second is the structure of pistil, in which the megasporangium or the megasporogenesis occurs, and structure of the embryo sac and its development. Now male reproductive organ, androecium. Here we can see the 3 different parts that of the stamen, that is the anther, filament and the connective tissue. The filament is the long, sterile, slender stalk that attach to the thalamus or the petals. जो filament है, it is the sterile portion, sterile that doesn't involve in the reproduction, and a long and a slender stalk की तरह थिन एक स्टॉक की तरह वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एंड दैट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल्स. द सेकेंड इज द कनेक्टिव टिश्यू. Connective tissue, it contains the vascular tissue. Here we can see in the diagram the filament that is containing the vascular tissue. Here is the present of the connective tissue, and also it contains the vascular tissue that contains the xylem and the phloem, because as the pollen needs the essential water or the nutrition to grow up and for the fully development structure. Then the last is the anther. Now anther is the bilobed in structure. Here we can see these 2 lobes. The one lobe is here and the second lobe is here. Then each lobe contains the 2 chambers. अब जो हर एक लोब है उनके अंदर 2 चैम्बर है. द ब्राउन पोर्शन हियर वी कैन सी आर टर्म्ड एज द चैम्बर. देन द चैम्बर इज ऑल्सो नोन एज द थीका, pollen sac, pollen chamber or the microsporangia, and each lobe contains the 2 thecas. That's why it is also termed as the dithecus. Now transverse, when the pollen sac is transversely cut, here we can see the 4 sides, that is 1, 2, 3 and this 4 sides, that's why it is also known as the tetragonal in shape, and it contains the 4 sporogenous cells here, and it is also termed as the tetrasporogenate. So here in the male reproductive organ, that is the androecium, we have gone through the stamen. It contains of anther, filament and the connective tissue. The filament, it is the sterile part which is long and like a slender stalk. It is attached to the thalamus or the petals. Then second is the connective tissue which connects the whole wall, and it contains the vascular tissue that contains the xylem and phloem, which is essential for the development of the pollen grains for the reproduction. Then last is the anther. In anther we have seen that it is bilobe, and when the reproduction takes place during the formation, both this upper and the lower chamber releases and splits the wall and make a the connective tissue between them disappears. That's why it is known as the bilobe, that is 1 and the 2 lobes.
and each lobe has the two chambers, that is the brown portion we can see here. Then it is also termed as the theca, pollen sac, pollen chambers or the microsporangia. As it contains two lobes, it is also known as the dithecus. Then it is tetragonal in shape and it contains the tetrasporangiate. Now, structure of microsporangium. In microsporangium, anther is covered by the epidermis. Here the outer layer we can see this portion, that is the epidermis. In epidermis, then the inner layer is known as the endothecium. Then next to that is the middle layer and last is the tapetum, and inside that pollen grains or the tetrads are located. Pollen sac is formed from hypodermal cells, and our pollen sacs which are formed from the hypodermal cells. Hypodermal is a layer under the epidermis or the layer after the epidermis, which get differentiated into the archiporeal cells, and this archiporeal cells divides periclinally, that is in the parallel form, to form the parietal cells and the sporogenous cells, that is parietal cells and the sporogenous cells. Here in the figure we can see the first A diagram labels the epidermis, then in second B we can see the archaeosporial cells, then in C primary sporogenous cells and parietal cells, and last the parietal cells divides 2 to 3 times to form the microsporangial wall. So here the outer layer is the epidermis, under that there is the hypodermal cells, and which divides it into the archisporium or the archisporial cells, which further divides into the parietal or the sporogenous cells, and that parietal cells further divides 2 to 3 times to form the wall. And here we can see the different layers, that are the endothecium, middle layer, tapetum layer and pollen grain tetrads. And here in the center, these are the connective tissues, and here is the vein. Later on, this tapetum layer produce a great function in the reproduction. Now, structure of microsporangium. Microsporangium is a cylindrical structure that runs either side of each lobe. एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो दोनों साइड होगा. इन ट्रांसवर्स सेक्शन इट अपीयर्स एज अ सर्कुलर. जो भी हम ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हैं, जैसे कि ये एक चीज़ है और ये हमने इसको हॉरिजॉन्टली कट किया, तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन जहाँ पे हम ले रहे हैं तो वो अपीयर्स करेगा सर्कुलर फॉर्म में, एंड 2 पार्ट्स दैट आर द माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल और दूसरा होगा स्पोरोजिनस टिश्यू. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक टेप्टम लेयर है जो यहाँ पे हमारे जो स्पोरेंजियम होगा उसका जो आउटर लेयर है उसे बताया. देन इन सेंटर इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू. आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस, देन आफ्टर एपिडर्मिस एंडोथीशियम, देन जो सेंटर पोर्शन है हमारे ये लाइट ग्रीन वाला दैट इज़ द स्पोरोजिनस टिश्यू, एंड द लेयर बिटवीन दैट इज़ द मिडल लेयर. नाउ हियर in the right side diagram they have shown the different sections, that is the epidermis layer, endothecium, middle layer, then microspore mother cells. The orange color cells we can see in the diagram, that are the microspore mother cells, and the layer behind around the microspore mother cells is the tapetum. डिफरेंट लेयर एंड इट्स फंक्शन. व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस? कि हमने इतने सारे लेयर्स के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब उनका फंक्शंस क्या है, वो हमें किस तरह से जो हमारे रिप्रोडक्शन के टाइम काम आएगा, या तो फिर नॉर्मली इन जनरल उनका रूटीन लाइफ में क्या फंक्शंस है. लेट्स सी. फर्स्ट इज द एपिडर्मिस.
it is a common outer layer of the anther. Cells are small and thin walled, and when it get mature, cells get stretched and shrivel. तो जो एक कॉमन है कि एपिडर्मिस है, तो वो कॉमनली हमें पता है कि एक आउटर लेयर है एंथर का. देन जो भी सेल्स होंगे वो इसमें छोटे होंगे और थिन वॉल्ड होंगे. जो उनकी सेल वॉल होगी वो थिन होगी, और जब भी ये सेल्स मतलब है मैच्योर हो जाएगा पूरा, तो वो सेल्स होंगे वो स्ट्रेच हो जाएंगे और श्रिव करेंगे. देन एंडोथीशियम एंड द मिडल लेयर. तो सेल्स आर लार्ज साइज, develops fibrous thickening of the cellulose. Mature cells become dead. In region, shallow groove lobes remains thin-walled to function the stomium or the line of dehiscence. तो जो भी सेल्स होंगे वो लार्ज साइज के होंगे. फिर सेल्यूलोज से है वो डेवलप फाइब्रस थिकनिंग ऑफ द सेल्यूलोज. जो भी है वो डेवलप पूरी तरह से होंगे और फाइब्रस थिकनिंग होगी. देन मैच्योर मतलब जब भी ये सेल्स मैच्योर होंगे दे बिकम डेड. एंड what does it means the stomium or the line of dehiscence? It termed as the release of the pollen grains from the pollen sacs. Now the pollen tetrads, 1 to 3 layers of thin walled cells may contain starch grains or even develop some fibrous thickening. Also provides the nourishment, dense cytoplasm and more than 2 nuclei. Here we can see this about the tapetum and the pollen grain tetrads. They are the 1 or 3 layers of thin walled cells, and it may also contain the starch grains and even developed into fibrous thickenings. It provides the nourishment as it is also termed as a nourishment layer, and it contains the dense cytoplasm and more than 2 nuclei. And the two types are the amoeboid or the secretory or glandular. Then other is the sporogenous tissue. It fills the interior part of the microsporangium and develops into the pollen grains. Sporogenous tissue includes this portion, and further it develops into the pollen grains. Now functions of tapetum, as I include ago also that tapetum has a very great role in the reproduction and release of the pollen grains. Firstly, it provides the nourishment to grow the sporogenous cells, microspore mother cells and the young microspore, as it provides the nourishment to grow up the microspore mother cells, sporogenous cells and the young microspores. It provides the enzyme callase for the dissolution of the callose binding microspores. Now, when the microspores are developing, they are binding to the callose, that is a wall, and at the time of reproduction, the enzyme callase is released by the tapetum, and which dissolute the callose binding and release the microspores. It also secretes hormone that stored in pollen grains for the early growth. Tapetum also secretes a hormone which is stored in the pollen grains for their earlier growth or the development. It secretes the Lubitsch granule, which provides the most of the sporopollenin. Sporopollenin is a type of a polymer, and other materials of exine, which is the outer layer of the spores, a part of the pollen grain covering. It also provides the compatibility and incompatibility. Now, proteins to the pollen grains. Compatibility and incompatibility, they are shown when the reproduction takes place, that either the pollen is compatible to its flower only, or it releases and binds to the other flowers. Now, what is microsporogenesis? The formation of microspore from pollen mother cells through meiosis. Microsporogenesis terms refer to the formation of microspores, कि जो भी हमारे पोलन मदर सेल्स के अंदर से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है मियोसिस के टाइम पर, वो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस.
Here we can see that primary sporogenous cells that undergoes into the mitotic division. It is the primary cells undergoes to the mitotic divisions and forms the sporogenous cells that differentiate into the microspore mother cells or the pollen mother cells. Don't get confused, they all are the same terms, which includes the microspore mother cells that undergoes into the meiotic division. In meiotic division, haploid microspores is formed, which will be in the form of tetrad surrounded by callose layer and dissolved by callase enzyme. Now, as ago we have studied that callose layer is present around the spore and which is dissolved by the callase enzyme, which is released by the tapetum. Now in meiotic division, here we can see that is the mother cell. After the meiosis 1, it divides into the two lobes. Here we can see the two lobes, and after meiosis 2, it takes the shape of the tetrad and pollen grains. Here we can see these are the pollen grains, and here the separations occur, then mitosis, and here we get the 4 haploid and mature pollen grains. Now formation of Ubish body, that is sporopollenin or polymer. Tapetum degenerate the Ubish body from exine microscope. Now it is known as a pollen grain. मतलब जो हम पूरा ये प्रोसेस देख रहे कि प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल्स था, उसमें से स्पोरोजेनस सेल्स लिया, देन मदर सेल्स के अंदर से कैसे मियोसिस के डिवीजन के टाइम से पूरे मतलब पोलन ग्रेन्स जो रिलीज हुए जो बन रहे, और आफ्टर मतलब पूरा सेपरेशन के बाद उसको लास्ट में पोलन ग्रेन्स हम टर्म करेंगे. और सेपरेशन किस चीज़ से हो रहा है, तो फर्स्ट है कि एक कैलोज लेयर उसे बाइंड कर रहा है, तो वो एक कैलेस एंजाइम से सेपरेट होगा. देन एक यूबिश बॉडी है, वो टेप्टम है, वो उसे डिजनरेट करेगी और फॉर्म करेंगे एक्साइन ऑफ द माइक्रोस्पोर. एक्साइन दैट इज द आउटर लेयर. नाउ डेhiscence ऑफ एंथर. तो डेhiscence में हम लोग नॉर्मल देखेंगे कि पोलन ग्रेन्स एंथर के अंदर से कैसे रिलीज हो रहे हैं, और this process is also termed as the stomium process. Now here we can see that here is the vascular bundle, जो हमारा नॉर्मल ये एपिडर्मिस है, ये पोलन सैक है, और ये जैसे कि पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं. तो इन जनरल वी हैव सीन दैट 4 lobes are there, जैसे कि this is 1, 2, 3 and this 4 lobes are there. When the reproduction or the development occurs, this lobe merges into one and the connective tissue between them disappears. Here we can see this lobe. Here this is one lobe and here is the second lobe. तो जब ये कनेक्टिव टिश्यू इनके बीच में से डिसअपियर हो जाएगा, and then tapetum releases the enzyme and the Ubish body gets degenerate, and here we can see the opening of the pollen sac and these pollen grains are released. This way the dehiscence occurs. Now pollen grains are the male gametophyte. Here the figure explains that these brown figures are the pollen grains and these are the pollen sacs or the microsporangia in which the pollen grains will further develop. And here these small cells under this are the microspore mother cells, and this yellow region we can see is the tapetum, which releases the enzyme and degenerates the Ubish body. Now different shape of the pollen grain under the microscope. As it is usual that pollen grains will vary in different shape and size under the microscope. Here we can see the different size and the shape of the pollen grains. Now the structure of the pollen grain.
generally a pollen grain, here we can see the two parts. First is the outer, that is the hard exine, and the inner, that is hard intine. In hard exine we can see it is made up of the sporopollenin, which is a polymer. Then it resists the organic material, मतलब जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसे वो रेजिस्ट करेगा, उसके साथ बाइंड नहीं करेंगे. एंड विथस्टैंड विद द टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द एल्कलाइज, and it would not be affected by the temperature, strong acids and the alkalis. And in hard exine layer or the outer layer, no enzyme degradation will be taking place, and apertures or the germ pore sporopollenin would be absent. Here in the figure we can see that this opening or the small area here, we can see that where the exine layer is not there, it is all termed as a germ pore. And this germ pore helps in the formation of the pollen tube and release of the male gametes. And other is the intine layer, which is thin and continuous, made up of cellulose and pectin. Now here we can see the tube cells and the generative cells. Here the tube cells है जो हमको किस में हेल्प करेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब, एंड दिस जनरेटिव सेल्स विल माइग्रेट, एंड their other function is to divide the form of the male gametes. Here we can see the cytoplasm is surrounded by the plasma membrane. तो ये normally जो हम लोग ये सारे stages देख रहे हैं, that are the development of the male gametophyte or the microgametogenesis. Here it contains mature जो भी cells होंगे उनके पास two types के cells होंगे. The first is the vegetative or the tube cells. The second is the generative cells. And the vegetative and the tube cells would be bigger, abundant food reserves होंगे उनके पास, और largely irregularly shaped nucleus होगा. It will always contain the large and irregular shaped nuclei. Then generative cells, it is basically small, floats in the cytoplasm of the tube cells. जो भी हमारे ट्यूब सेल्स होंगे उनके साइटोप्लाज्म में फ्लोट करेंगे. दे वुड बी ऑफ स्पिंडल शेप, dense cytoplasm and with nucleus. Here we can see in the figure, here the vacuoles are present, then nucleus, then asymmetric spindle shape, and in the last, that is the vegetative cell and the generative cells. Generative cells would be float in the cytoplasm. Here we can see the generative cells, the green region we can see, and the cells present between them. Now here to microspore mother cells and the teptum region, this is the pollen sac. Then meiosis occurs, haploid microspores are formed. Then this cells matures to form the pollen grains. जो भी हमें हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स मिले हैं यहाँ पे, फिर उनके अंदर जो भी डेवलपमेंट होगा और मैच्योर होंगे तो वो लोग पोलन ग्रेन्स बनाएंगे. नाउ पोलन ग्रेन्स का हमने आउटर रीजन देखा था. दिस इज द आउटर रीजन. देन इट कंटेन्स ऑफ द ट्यूब सेल न्यूक्लियाई एंड अ जनरेटिव न्यूक्लियाई, एंड फर्दर दिस जनरेटिव न्यूक्लियाई गोज अंडर टू माइटोसिस एंड फॉर्म्स द मेल गैमेट्स. Here we can clearly see that this is the inner coat and outer coat. Then further in the generative nuclei divides by the mitosis, and the tube cells remain as it is, and male gametes are formed. Now in 60% angiosperm, pollen grains shed at 2-cell nuclei stage. That is the 2-cell nuclei stage, and in 40% pollen grains shed at 3-cell. Now shade
ये एक्चुअली हमें बताना क्या चाह रहे हैं, तो 60% एंजियोस्पर्म में जब ये स्टेज आ जाता है कि जहाँ पे 2 न्यूक्लियाई आ जाते हैं, देन पोलन ग्रेन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। और 40% एंजियोस्पर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे 3 न्यूक्लियाई वाला स्टेज आएगा तभी पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। थैंक यू एंड कीप विजिटिंग साइंस हब।